Hello friends, welcome to Life Science Squad. There is another video tutorial on carbohydrate metabolism titled pentose phosphate pathway. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। इस पाथवे का जनरली जो एम है NADPH एंड पेंटोस शुगर की फॉर्मेशन। हम अभी देखेंगे कि NADPH और पेंटोस शुगर का हमारा कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। ये साइकिल हमारी स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। हाँ, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट हो गया तो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा फॉर्म है। हम यहाँ लेकर चल रहे हैं ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ये NADP प्लस डिपेंडेंट एंजाइम होता है और यहाँ मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैग्नीशियम आयन एब्सेंट है तो हमारा मैग्नीज आयन यहाँ वर्क करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टेन में। अब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टेन वो भी हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है। वो ग्लूकोनोलेक्टेन हाइड्रोलेज एंजाइम की हेल्प से हमारा कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है और हमारा बन जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट हमारा फर्दर कन्वर्ट होता है राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ मेन स्टेप आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी आपका NADP प्लस डिपेंडेंट एंजाइम होता है। मैग्नीशियम आयन यहाँ भी यूज़ होता है और आपके यहाँ देखिएगा यहाँ 6 कार्बन थे, अब यहाँ पे आपके 5 कार्बन है। हम 6 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, यहाँ भी आपके 6 मॉलिक्यूल हैं लेकिन 5 कार्बन के। अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है ज़ैल्यूलोज में और राइबोज में। यहाँ हमारे पास 6 मॉलिक्यूल थे तो 4 मॉलिक्यूल हमारे बने ज़ैल्यूलोज के और 2 मॉलिक्यूल बने हमारे राइबोज के। अब हम पहले राइबोज से चलते हैं। अब राइबोज 5 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के अनदर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है प्यूरिन सिंथेसिस में, जिसमें हमारा प्यूरिन का सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है PRPP, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। यहाँ पे एनर्जी यूज होती है हमारी। तो राइबोज 5 फॉस्फेट हमारे DNA और RNA बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करें इसके आगे की। अब हम ज़ैल्यूलोज और राइबोज हमारा ट्रांसकीटोलेज की हेल्प से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है सीडोएप्टिलोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम हमारा तो को एंजाइम यूज़ करता है थायमीन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। फिर ये सीडोएप्टिलोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर आप ट्रांस एल्डोलेज की हेल्प से राइथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। राइथ्रोज 4 फॉस्फेट के हमारे यहाँ 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। अब हम फर्दर चलते हैं। हम यहाँ पर लेके चले थे 2 मॉलिक्यूल ज़ैल्यूलोज के और 2 मॉलिक्यूल राइबोज के। तो हमारे पास 2 ज़ैल्यूलोज के मॉलिक्यूल अभी रिमेनिंग है। तो 2 ज़ैल्यूलोज के मॉलिक्यूल ये और 2 राइथ्रोज के मॉलिक्यूल ये हमारे मिलके फॉर्म करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ आप ध्यान रखिए हमारे कितने फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बन गए, 2 यहाँ फॉर्म हुए हमारे, 1 यहाँ फॉर्म हुआ और 2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ फॉर्म हुए। हमें टोटल यहाँ फ्रक्टोज के कितने मॉलिक्यूल मिल गए, हमें फ्रक्टोज के 5 मॉलिक्यूल्स मिल गए। फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट के हमें 5 मॉलिक्यूल हमारे फॉर्म हो गए। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज की हेल्प से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही चले थे और हमारा लास्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही रीजनरेट हो गया। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज के 5 मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ फॉर्म हो गए, क्योंकि हमारे जब ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हुआ उसमें हमारे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए।
और हमारी राइबोस शुगर बन गई जो कि हमारा डीएनए और आरएनए फॉर्म करती है। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेकर चले थे, 12 हमने NAD+ लिए थे और 6 वाटर मॉलिक्यूल। हमें प्रोडक्ट क्या मिले? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 NADPH, 12 हाइड्रोजन आयन और 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारे बाद में रीजनरेट हुए। अब जो हमारे प्रोडक्ट बने थे उनकी इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स लाइक RNA एंड DNA, और आपके कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स और हैं, ATP, NAD+, FAD और कोएंजाइम A। ये सब आपके, जिसमें राइबोस शुगर आपकी जो बेस है, राइबोस शुगर के थ्रू ये सब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, वो हमें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से ही मिल रहे हैं। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो इसका बना है, हमें मिला है NADPH। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। जैसे हम NADH की बात करते हैं हमें एनर्जी देता है, ऐसे NADPH भी हमें एनर्जी देता है और कई सारी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहला बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड स्टेरॉइड्स, उसमें NADPH हेल्प करता है। कई सारे अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय द इन्वॉल्विंग द एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। अब हम देखें NADPH एंड ग्लाइथन, हमारे ग्लूटाथायोन इराइथ्रोसाइट्स को बचाते हैं हीमोलाइसिस से। कैसे? हमारा H2O2 जो फ्री रेडिकल है वो इराइथ्रोसाइट्स को डिस्टर्ब करने में अपनी एक्शन दिखाता है। हमारा ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज ऑक्सीडाइज हुआ और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की हेल्प से, NADPH की हेल्प से उसने रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा NADPH उससे एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा वो कन्वर्ट कर देता है H2O में। तो हमारा जो फ्री रेडिकल है H2O2 हमारा कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। इस तरह से हमारे RBCs की लाइफ बच जाती है, हीमोलाइसिस से RBCs बच जाती हैं। और साइटोक्रोम 450 जब हमारे लिवर में कोई हार्मफुल केमिकल चला गया है, जीनोबायोटिक्स में हम पढ़ेंगे, तो उसमें साइटोक्रोम P450 में भी हमारा NADPH यूज़ होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। और जब मैक्रोफेजेस जब फैगोसाइटोसिस करती हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस जब फैगोसाइटोसिस करती हैं, तब भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब भी जो एनर्जी सप्लाई करता है NADPH ही करता है। तो पेंटोज शुगर और NADPH हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से ही मिलते हैं। और अगर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के फर्स्ट एंजाइम में अगर डिफिशिएंसी आ जाए तो क्या होगा? तो हमारी RBCs हीमोलाइसिस हो जाएगा RBCs का और एनीमिया की शिकायत हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक देखने को मिलता है जो अफ्रीकन पीपल्स में, जिनमें अगर ये डिफिशिएंसी मिलती है तो उनमें एक बेनिफिट एडवांटेज ये देखने को मिलती है, वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो डिपेंड रहता है HMP शंट पे, और जब उनमें एनीमिया की शिकायत होगी और उनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम एब्सेंट होगा या सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो उनमें HMP शंट एब्सेंट हो जाएगा। HMP शंट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो आपका ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से उन अफ्रीकन पीपल्स में मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो ये था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।